सो लेट अस स्टार्ट टुडे विद बोट्स एंड स्ट्रीम। जैसा कि हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। सिमिलरली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी बोल सकते हैं हम उसको। और इसी के साथ साथ वी ऑलरेडी नो दैट टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस भी होता है। ये एक ही फॉर्मूला है जिसको तीन तरीके से हम लोगों ने यूज भी किया और देखा भी। और इसमें से जो लास्ट वाला फॉर्मेट है टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, that is basically similar to the format of NRV जो हम पिछले काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए टाइम किसी रेशो में बदल रहा है, स्पीड किसी रेशो में बदल रही है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इंपैक्ट से जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो अकॉर्डिंगली चेंज होगी। तो ये फॉर्मूले यहां पर भी यूज होंगे। बस जिस तरह से रिलेटिव स्पीड में हमने सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 और अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 ले लिया था, और यहाँ इन्हीं फॉर्मूले में हम स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड को यूज किया करते थे, वैसे ही यहाँ पर अब हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स की जब बात करेंगे तो दो नाम आएंगे। एक आएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हो, डाउनस्ट्रीम रेट या डाउनस्ट्रीम स्पीड, और वैसा ही दूसरा आएगा अपस्ट्रीम रेट यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड। अब ये है क्या, एक बार वो समझ लें। तो भाई ध्यान दें, ये जो हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स के टॉपिक में देखते हैं कि एक बोट है या फिर एक मैन है जो पानी में मूव कर रहा है। भैया तो बोट पानी में चल रही है या उसको कोई चला रहा है मैन, या फिर कोई आदमी स्विम कर रहा है पानी में। ठीक, तो जो पानी में स्विम कर रहा है आदमी या जो बोट है, उसकी खुद की स्पीड को हम x मानते हैं। वी आर कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ मैन और द बोट इन स्टिल वाटर। ये देखें जरा, सबसे पहली लाइन में मैन या बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर इज x। ठीक है, रुके हुए पानी में अगर वो x स्पीड से ट्रैवल कर सकता है आदमी या फिर बोट, और अगर मान लीजिए पानी भी बहने लग जाए, वाटर भी अगर फ्लोइंग हो, तो ऑब्वियसली अगर उसकी स्पीड को हम y मानते हैं, तो फिर जो आदमी पानी में ट्रैवल कर रहा था या बोट पानी में ट्रैवल कर रही थी, उसकी स्पीड में फर्क आएगा। अगर पानी और बोट एक ही डायरेक्शन में है, जैसा कि हमें सेकंड डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पानी और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और हमारी स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि पानी का बहाव हमको सपोर्ट करेगा, तो हमारी बोट की स्पीड पानी के बहाव की साथ की वजह से बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए बोट और पानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, बोट एक डायरेक्शन में है, पानी दूसरे डायरेक्शन में है, तो फिर उस केस में हमारी रिजल्टिंग स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, और इस सिचुएशन को बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। सिंपल है, पानी ऑपोजिट दिशा में आ रहा है और हमें पानी को काटते हुए आगे जाना है, तो एक तरह से चढ़ाई पे चढ़ने जैसा है। हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। वैसे यहाँ पानी धकेल रहा है, और जब हम ढलान पे होते हैं, उतरने पर होते हैं, ढलान पर होते हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें सपोर्ट करता है। यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड बिल्कुल ढलान की तरह, पानी और हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर पानी जो है एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के रिप्लेसमेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब पानी और बोट एक ही दिशा में, और अपस्ट्रीम मतलब पानी और बोट ऑपोजिट दिशा में। ठीक, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाती है, x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। अगर ध्यान से सोचोगे तो जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था, यहाँ उससे उल्टा है। रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में कॉम्पीट करते थे, इसलिए स्पीड S1 माइनस S2 होती थी। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई है, और वहां ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मिलकर डिस्टेंस ट्रैवल करते थे रिलेटिव स्पीड में। यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे की स्पीड को काउंटर कर रहे हैं, इसलिए नेट स्पीड हो जाती है x माइनस वाई, वहां पर S1 प्लस S2 होती थी। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम ट्रैवलिंग का डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो उससे जो स्पीड निकलेगी वो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकलेगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगी, डाउनस्ट्रीम वाला डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम वाला टाइम अगर हमको गिवन है, तो उससे हम डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। इसी तरह से अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगी, अगर अपस्ट्रीम वाला कितना डिस्टेंस, मतलब अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस मतलब क्या है, जो डिस्टेंस मैंने पानी के ऑपोजिट चला, पानी के ऑपोजिट दिशा में चला, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम टाइम जितना लग रहा है, उससे हम अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में ये वाला डेटा दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो, यानी कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ रिवर या करंट या स्ट्रीम, यानी कि x और y की वैल्यू पूछ ली जाए, तो क्या करना है, सिंपल है। हम जानते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x प्लस वाई है, और अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई है। तो अगर हम दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, 2x आएगा, 2x को हाफ करेंगे तो x मिल जाएगा। तो x क्या हो गया,
डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड का हाफ। और y निकालना हो तो क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y ऐड हो जाएगा, यानी कि डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम करेंगे तो हमें 2y मिलेगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो y मिल जाएगा। तो ये यहाँ लिखे हुए हैं फॉर्मूले, x इक्वल टू हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड और y इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम स्पीड का हाफ। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों को, या कोई कुछ पूछना चाहेगा? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? चलिए, कोई डाउट नहीं तो फिर आगे चल सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स में इसको यूज करते हैं। फॉर्मूले हमारे वही रहेंगे, वापस बता दूं, स्पीड जो ऊपर लिखा हुआ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में टाइम पूछा है, स्पीड पूछी है, क्या पूछा गया है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स। अ मैन रो, चलो साथ में फॉर्मूले भी देखते रहेंगे तो इजी रहेगा। अ मैन रोज विद द स्ट्रीम, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे। अ मैन रोज विद द स्ट्रीम मतलब डाउन द स्ट्रीम, ठीक है, एट द रेट ऑफ 14 kmph। डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 14 किलोमीटर पर आवर, और अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, अपोजिट टू द स्ट्रीम, सो वो स्पीड भी दे रखी है 9 kmph। पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, हमें x और y पूछा है। वापस अगर समझाते हुए बोलूं तो x प्लस वाई 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई 9 दिया हुआ है, हमें x पूछा है और y पूछा है। फिलहाल तो x इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूले से चलें तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2 यानी कि 23/2 यानी कि 11.5 किलोमीटर पर आवर, और y निकालना है तो 14 माइनस 9/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है सभी लोगों को? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? नहीं, गुड, समझ पा रहे हैं सभी लोग। जल्दी से देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक आदमी 4.5 kmph की स्पीड से स्टिल वाटर में ट्रेवल करता है। ये स्टिल वाटर की स्पीड दी है, मतलब हमें एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है और लिखा है इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। इस लाइन का क्या मतलब है, कौन समझाएगा मुझे जरा बताओ बोलकर, देखो जरा कितने लोग अटेंटिव हैं। स्नेहा पांडे, स्नेहा अनम्यूट करेंगे। स्नेहा, स्नेहा पांडे, यस, कैन यू स्पीक अप? यस बोलो। स्नेहा आवाज नहीं आ रही है, स्टिल नो वॉइस। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आपसे आवाज नहीं आ पाएगी यहाँ पर। ऋतु कोटवानी, कैन यू स्पीक अप? ऋतु कोटवानी, ऋतु कैन यू अनम्यूट जस्ट नाउ? स्नेहा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलिए कोई और। विनायकी, विनायकी कैन यू अनम्यूट एंड टेल समथिंग? यस सर। ओके, ऑलराइट, क्विकली जल्दी से मुझे बताएं जो लाइन लिखी हुई है, इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। सर जब जो रिवर का पानी ऊपर से नीचे आता है उसको मतलब ट्वाइस दुगना टाइम लगता है वो करने में। पानी को आने में दुगना टाइम लगता है सर मैन को, मैन को, ओके, तो मैन को किस चीज में दुगना टाइम लगता है, किससे? किस चीज में दुगना टाइम लगता है और किस चीज में सिंगल टाइम लगता है? सर अप स्ट्रीम में दुगना टाइम लगता है और स्टिल में सिंगल टाइम लगता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो अपस्ट्रीम में उसको डबल टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम के मुकाबले। डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करता है वो सेम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम में वापस भी लौट कर आता है, तो उसको अपस्ट्रीम में डबल टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम से। तो अपन क्या करें इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखें। हमें अगर अपन टीएसडी का स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है भी, टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है,
और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के टाइम का रेशो दे रखा है। तो ध्यान देखो, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये अपस्ट्रीम स्पीड, ये x और ये y, ये चारों के कॉलम बना लिए। डाउनस्ट्रीम में कुछ टाइम लगेगा किसी स्पीड से, अपस्ट्रीम में कुछ टाइम लगेगा किसी दूसरी स्पीड से। x की स्पीड कुछ होगी, ठीक है, मतलब x मतलब बोट की स्पीड कुछ होगी और उसमें टाइम लगेगा, और फिर रिवर की स्पीड भी कुछ है। तो फिलहाल अपने को डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का टाइम का रेशो दिया है। तो कितना दिया हुआ है? 1:2। अपस्ट्रीम में डबल टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम से मुकाबले, ठीक है। सो 1:2 का रेशो है। अपस्ट्रीम वाले को 2 लिखना है, ये ध्यान रखना। डाउनस्ट्रीम वाले का टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशो आ जाएगा 2:1। अगर टाइम का रेशो 1:2 है तो स्पीड का रेशो 2:1 होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेम है, उसी डिस्टेंस को हम जा रहे हैं और वापस लौट कर आ रहे हैं, ठीक है। अगर स्पीड का रेशो 2:1 है तो x कैसे निकलता है? हम जानते हैं x इक्वल टू होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, और y क्या होता है? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? ये आ जाएगा 3/2 और ये क्या आ जाएगा? 1/2 रेशो वाइज। अभी ये सब रेशो है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के स्पीड का रेशो मिला, उससे हमने x और y की स्पीड का रेशो निकाल लिया, है ना। 3/2:1/2। चाहो तो इसको 3:1 भी बोल सकते हो। अपन 2 कैंसिल कर दें तो रेशो जो हो गया वो 3:1 हो गया। हमें x की स्पीड यानी कि बोट की स्पीड दी हुई है मैन की, तो 3 बराबर दिया हुआ है 4.5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 1.5। 3 का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स हो रहा है। 3 बराबर 4.5 एक्चुअल है, तो 1 बराबर 1.5 एक्चुअल होगा। सो रिवर की स्पीड आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें साथ में, इसके बाद फिर आपको करने हैं कुछ क्वेश्चंस। अगेंस्ट द स्ट्रीम रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, अगेंस्ट द स्ट्रीम रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, एक पानी का बहाव जो कि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, उसके अगेंस्ट एक मैन कैन रो 12 किलोमीटर इन 3 आवर्स। मतलब अपस्ट्रीम स्पीड निकलेगी कैसे? 12/3 करके। रिवर के अगेंस्ट जा रहा है और 12 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा है, तो अपस्ट्रीम स्पीड इज 12/3 यानी कि आ गई 4। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। वाई यहां पर दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर रिवर की स्पीड, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 kmph दिया हुआ है। तो x कितना आ गया? 5 kmph। और अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x प्लस 1, x प्लस वाई होता है, सो दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमने डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल ली इससे। अपस्ट्रीम स्पीड दी थी, रिवर की स्पीड दी थी, तो ये अपस्ट्रीम स्पीड थी x माइनस 1, x जो थी वो स्टिल वाटर की स्पीड थी, और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई x प्लस 1। अब पूछा है हाउ लॉन्ग वुड ही टेक इन रोइंग द सेम डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ऑलरेडी 12 किलोमीटर का ही है, और उसको किस स्पीड से ट्रेवल करना है? डाउनस्ट्रीम स्पीड से। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 6। टाइम कितना लगेगा? 2 आवर्स। जाने में उसको 3 घंटे लगे थे क्योंकि स्पीड 4 हो गई थी, आने में उसको 2 ही घंटे लगेंगे क्योंकि स्पीड 6 हो जाएगी। उसकी खुद की स्पीड 5 है, रिवर के अगेंस्ट स्पीड 4 रह जाती है, और रिवर के साथ स्पीड 6 हो जाती है। ठीक है, तो हमें कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, डाउनस्ट्रीम दिया हो, अपस्ट्रीम दिया हो, रेशो दिया हो, एक्स दिया हो, वाई दिया हो, जो भी चीज पूछी जाएगी उसकी मदद से हम वो निकाल पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए अब आप लोगों के लिए हैं कुछ क्वेश्चंस। सामने है 3 क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस एंड सेंड मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। तीनों क्वेश्चंस पहले एक साथ कर लेंगे, एक साथ तीनों के आंसर्स चैट बॉक्स में कॉमा से सेपरेट करते हुए मुझे भेजेंगे। गो अहेड। तो किस तरह करना है हमें? 12th क्वेश्चन, स्पीड ऑफ मैन इज गिवन 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि हमको x दिया हुआ है, रेट ऑफ करंट 3 यानी कि y भी दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैन टू ट्रेवल 21 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम उसको 21 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा? तो ऑब्वियसली अपस्ट्रीम जाना है तो अपस्ट्रीम स्पीड लगेगी। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई यानी कि 10 माइनस 3 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम जो स्पीड रहेगी वो 10 माइनस 3 यानी 7 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो टाइम निकालना है आपको अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम टाइम क्या होता है? अपस्ट्रीम डिस्टेंस यानी कि 21 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि 7। कितना टाइम लगेगा भाई? 3 घंटे। 7 की स्पीड से 21 किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 आवर्स लगेंगे। सिंपल, दैट्स ऑल। 13वां क्वेश्चन देखें, एवरेज स्पीड पूछी थी, है ना। स्पीड उसकी 10 है मैन की,
और वाटर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। रिवर जो है 4 की स्पीड से बह रही है और आदमी 10 की स्पीड से रो कर सकता है, मतलब नाव चला सकता है। हम जानते हैं सभी लोग कि एवरेज स्पीड, मैंने पिछली बार भी बताया था लास्ट सेशन में, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से ही हमेशा एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। और अगर सेम डिस्टेंस जाना और आना किया हो, ये सेम डिस्टेंस गया हो और वापस आया हो और अलग अलग स्पीड से आना और जाना किया हो, तो कैसे करते थे अपन? टीएसडी स्ट्रक्चर बना के कर लिया करते थे, सबसे आसान तरीका था। वरना तो इक्वेशन बना के सॉल्व करके भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो भाई जाते वक्त उसकी स्पीड अपस्ट्रीम होगी, आते वक्त उसकी स्पीड डाउनस्ट्रीम होगी। एक तरफ से अपस्ट्रीम, एक तरफ से डाउनस्ट्रीम, क्योंकि जाना और आना सेम डिस्टेंस है, लेकिन पानी का बहाव तो एक ही तरफ है। तो जाते में हमको अपस्ट्रीम मिलेगा, तो लौटते में डाउनस्ट्रीम मिलेगा। तो जाते वक्त स्पीड कितनी हो जाएगी? 10-4 यानी कि 6, और आते वक्त स्पीड कितनी हो जाएगी? 10+4 यानी कि 14। हम क्या करते हैं इसके बाद? दोनों का एलसीएम लेते हैं, उसको डिस्टेंस मान लेते हैं। डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, और एवरेज स्पीड के लिए अगर सेम डिस्टेंस है तो जरूरी भी नहीं होता डिस्टेंस देना, डिस्टेंस तो फाइनली कैंसिल हो जाता है। तो 6 और 14 का एलसीएम यानी कि 42, ये हमने डिस्टेंस मान लिया। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 7 आवर्स 6 की स्पीड से, और टाइम लगेगा 3 आवर्स 14 की स्पीड से। 6 7 जा 42, 14 3 जा 42। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस हो गया 84 और टोटल टाइम हो गया 10 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन 84/10 यानी कि 8.4 किलोमीटर पर आवर। This is the average speed for the entire journey going to a point and coming back. एक साइड से अपस्ट्रीम स्पीड, एक साइड से डाउनस्ट्रीम स्पीड। क्लियर है सबको या किसी को डाउट? एवरेज स्पीड क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जो मैंने एग्जांपल भी लिया था वो भी याद दिला देता हूं। 60 की स्पीड से गया, 60 की स्पीड से, और 40 की स्पीड से वापस आया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इसी तरह से निकालते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करना है? 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस दिया है, 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है एक बोट, स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 3, और वापस आती है वो बोट डाउनस्ट्रीम, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर। मतलब वो ये डिस्टेंस सेम है जाने का और आने का। जाते वक्त अपस्ट्रीम गई है बोट, लौटते वक्त डाउनस्ट्रीम आई होगी। करेक्ट है? तो हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है, यानी कि हमें एक्स निकालना है, वाई दिया हुआ है। तो सोचो जरा, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है एक्स प्लस वाई और अपस्ट्रीम स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, ये हमें पता है। करेक्ट? तो y की वैल्यू यहाँ 3 दे रखी है, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई x प्लस 3 और अपस्ट्रीम स्पीड हो गई x माइनस 3। अब 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर आना है, टोटल टाइम 30 मिनट लगा है। और हम जानते हैं स्पीड डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिए हो, टाइम आवर्स में है, तो मतलब सॉरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम को आवर्स में ही लेना, यानी 30 मिनट्स ना लेके उसको हाफ आवर माने, दैट इज 1/2 आवर। ठीक है? तो 2 किलोमीटर x माइनस 3 की स्पीड से गए और 2 ही किलोमीटर वापस आए, लेकिन x प्लस 3 की स्पीड से। जाते वक्त स्पीड डाउनस्ट्रीम थी। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं? टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो जाते वक्त कितना टाइम लगेगा 2 किलोमीटर के लिए? 2 किलोमीटर अपॉन x माइनस 3, और आते वक्त लगेगा 2 किलोमीटर अपॉन x प्लस 3, और टोटल टाइम दोनों आने और जाने का मिलाकर है आधा घंटा, हाफ आवर। ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना? टाइम ऑफ गोइंग एंड टाइम ऑफ कमिंग बैक टोटल इज इक्वल टू हाफ आवर। इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? चलिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा है बोट्स एंड स्ट्रीम का ही, पर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। सब लोग ट्राई करें। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन तो कर देता हूं। एक रिवर पर x और z 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, x और z 2 पॉइंट्स हैं, और इट बोथ द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम y, और y जो है बिल्कुल मिडिल में है। एग्जैक्टली उस डिस्टेंस का मिडिल पॉइंट है y, और x से y की दूरी और z से y की दूरी बराबर है। दिस इज इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अब एक व्यक्ति x से y तक जाकर वापस आता है, x तक y तक गया और y से जाकर वापस आया। ठीक है,
तो उसको टोटल लग रहे हैं 6.25 घंटे, 5 3/4 आवर्स, 6.25 घंटे, ठीक है। और अगर वो x से z तक सिर्फ जा रहा है, ही इज ओनली गोइंग फ्रॉम x टू z, तो उसको लग रहे हैं टोटल 7 घंटे। अच्छा, ये रिवर पर है, ये पूरा का पूरा प्लानिंग, जो पूरा ये डिस्टेंसेस है सारे रिवर में है। रिवर में अगर डिस्टेंसेस है मतलब कि जाते वक्त अगर स्पीड डाउनस्ट्रीम होगी तो आते वक्त अपस्ट्रीम होगी। अगर स्टिल वाटर है तो जाने आने की स्पीड सेम होगी, पर अगर बहता हुआ पानी है तो फिर एक तरफ से डाउनस्ट्रीम होगी स्पीड और एक तरफ से अपस्ट्रीम होगी स्पीड, जब भी ये डिस्टेंस ट्रैवल होंगे, आना और जाना, ठीक है। पूछा है आपसे, अगर जाने का टाइम पूरा x से लेके z तक 7 आवर्स है, तो आने का टाइम पूरा z से लेके x तक कितने घंटे है? द टाइम टेकन बाय द मैन टू गो फ्रॉम z टू x इज हाउ मच, ये आपको निकालना है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है ना, जिससे ऐसे क्वेश्चन समझने की आदत डालनी है ना, हर बार को एक्सप्लेन करने वाला तो मिलेगा नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन, बट स्टिल जस्ट फॉर सपोर्ट आई हैव डन दिस। तो एक बार जल्दी से कैलकुलेट करें और आंसर निकाल के चैट बॉक्स में भेजें सभी लोग। एक ही क्वेश्चन है अभी आपके लिए। चलिए, तो अब बोट्स एंड स्ट्रीम कंप्लीट करने के बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं रेसेस। रेसेस का टॉपिक भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है वही रहेगा। हाँ, अब लेकिन थोड़ी बहुत चीजें एडिशनल नई भी आ जाएंगी। रेसेस कितने तरीके की होती हैं भाई? एक तो हम जो फार्मूला 1 रेस टाइप देखते हैं ना, जिसमें ऐसा अजीबोगरीब सा ट्रैक होता है ना, किसी एक पॉइंट से शुरुआत होती है और फिर गाड़ियां ऐसे घूमते घुमाते घूमते घुमाते पूरा ट्रैक कंप्लीट करके रेस पूरी करती हैं। और इस ट्रैक के 2 राउंड 3 राउंड कितने भी हो सकते हैं, जिनको हम सर्किट भी बोलते हैं, है ना, कंप्लीटिंग द सर्किट। ये जो पूरा ट्रैक होता है इसको रेस कोर्स भी कह सकते हैं, ट्रैक भी बोल सकते हैं, और रेसिंग ट्रैक या फिर सर्किट भी कहा जाता है, कि इस सर्किट के 4 पूरे राउंड लगाने पे रेस कंप्लीट होगी, तो 4 सर्किट्स की रेस है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा तरीका होता है कि ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ना पैटर्न बनाते हुए हम सर्कुलर ट्रैक बना दें और उस पर दौड़ें, उस पर दौड़ने की रेस करें। तो अगर हमें लंबी रेस करनी होती है, मान लीजिए ये ट्रैक जो है वो आधा किलोमीटर का है और हमें 2 किलोमीटर की रेस करनी है, तो क्या करना होगा, इस ट्रैक के हम 4 राउंड लगवा देंगे। इस ट्रैक के 4 राउंड दौड़ लेंगे तो ऑब्वियसली पूरी 2 किलोमीटर की रेस हो जाएगी। जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें एक खास बात होती है, अगर जो प्लेयर्स हैं, जो रनर्स हैं, वो एक साथ गोल पोस्ट पर पहुंचते हैं, गोल पोस्ट मतलब जहां पे रेस खत्म होती है उसको विनिंग पोस्ट भी बोलते हैं, गोल पोस्ट भी बोलते हैं, विनिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो जहां पर रेस कंप्लीट होगी, अगर वहां पर प्लेयर्स एक साथ पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं द रेस हैज एंडेड इन अ डेड हीट, द रेस इज कॉल्ड अ डेड हीट। अब ये क्यों बोलते हैं इसकी थ्योरी में नहीं जाते अपन, पर जब भी प्लेयर्स एक साथ फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, ऐसा होगा, तो उसे डेड हीट कहा जाएगा उस रेस को। और तीसरे तरीके की रेस कौन सी होती है, जहां पर एक जगह से रेस शुरू होती है, किसी दूसरी जगह पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लीनियर रेस बोल रहे हैं, एक लाइन में चल रही है पूरी की पूरी रेस। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन थोड़ी बहुत टर्निंग वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लीनियर रेस है, और जो हम इसके पहले बात कर रहे थे ये सर्कुलर रेस है। अभी फिलहाल हम ऐसे टेढ़े मेढ़े सर्किट वाली रेस की बात नहीं कर रहे हैं, वरना इसको भी हम सर्कुलर रेस के लॉजिक से कर सकते हैं। बस यहाँ पर बीच बीच में स्पीड कम ज्यादा होगी। हमारे क्वेश्चंस में हम स्पीड को कांस्टेंट मानते हैं, कि जो भी प्लेयर्स दौड़ रहे हैं, जो भी रनर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबकी स्पीड अपनी अपनी कांस्टेंट है। कोई किसी स्पीड से दौड़ रहा है, कोई किसी स्पीड, पूरी रेस सेम स्पीड से ही दौड़ रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन जो आज पढ़ेंगे वो सर्कुलर रेसेस पढ़ेंगे और लीनियर रेसेस भी पढ़ेंगे, ऑलराइट। जहां से रेस शुरू होती है उसे स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जिस ट्रैक पे रेस हो रही है उसे रेस कोर्स या रेसिंग ट्रैक भी बोलते हैं। और जहां रेस खत्म होती है वहां पर विनिंग पोस्ट, गोल पोस्ट, फिनिशिंग पॉइंट, इनमें से कोई भी नाम यूज किया जा सकता है। और रेस अगर एक साथ खत्म करेंगे प्लेयर्स तो उसको डेड हीट कहा जाएगा, लीनियर रेस हो या सर्कुलर रेस हो, दोनों में ही, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, सबसे पहले करते हैं हम सर्कुलर रेस। अब सर्कुलर रेस में एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अपन मान के चलो कि यही एंडिंग पॉइंट भी होगा, जब भी रेस दौड़ दौड़ के खत्म की जाएगी तो यहीं पे खत्म हो, कितने भी राउंड की रेस हो सकती है। लेंथ ऑफ ट्रैक को हमने एल माना, ठीक है। अब 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो प्लेयर्स एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं या फिर प्लेयर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 होती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में वही रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाती है। पूरा डिस्टेंस S1 प्लस S2 की स्पीड से कवर हो रहा होता है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि पहली बार जो फास्टर है वो स्लोअर को कब मिलेगा, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा,
एक इसमें से मान लीजिए S1 फास्ट, S1 ज्यादा स्पीड है और S2 लो स्पीड है, मतलब P जो है वो फास्ट रनर है S1 स्पीड वाला और Q जो है वो स्लो रनर है S2 स्पीड वाला। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपन बीच वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ना शुरू किया एक ही पॉइंट से, तो कितनी देर बाद फास्टर वाला स्लोअर से फिर से मिलेगा? फिर से मिलेगा का मतलब स्टार्टिंग में एक साथ खड़े थे और वहां से दौड़ना शुरू किया, जैसे ही दौड़ना शुरू किया फास्टर वाला आगे निकलता गया और वो आगे जाता गया आगे और होता गया, उनके बीच में गैप बढ़ता ही गया। एक समय ऐसा आया कि फास्टर वाला इतना आगे हो गया कि उसने पीछे से आके स्लोअर को ओवरटेक किया। मतलब कि फास्टर ने स्लोअर को ओवरटेक किया, दैट मींस कि फास्टर ने स्लोअर से एक राउंड एक्स्ट्रा चल लिया। उस समय तक स्लोअर अगर 1.5 राउंड पे है तो फास्टर 2.5 राउंड पे है। अगर उस वक्त स्लोअर के 4.75 राउंड हुए हैं तो फास्टर के 5.75 राउंड हुए, क्योंकि वो ओवरटेक कर रहा है, मतलब उस जितना स्लोअर ने डिस्टेंस चला उतना तो चल ही लिया, उससे एक राउंड ज्यादा चल लिया है, एक राउंड ज्यादा चल लिया है, तभी वो उसको ओवरटेक कर रहा है, जबकि वो तो उससे आगे है, पीछे से कैसे आ रहा है, तो उससे एक राउंड ज्यादा चल लिया है। अगर ओवरटेकिंग दूसरी बार होगी तो फिर उसने 2 राउंड ज्यादा चल ली है, तीसरी ओवरटेकिंग होगी मतलब 3 राउंड ज्यादा चल रही है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अभी। चलिए, तो टाइम कितना लग रहा है भाई उनको मिलने के लिए? मिलने के लिए मतलब जब फास्टर स्लोअर से पूरा एक राउंड आगे हो जाए, एक राउंड मतलब L डिस्टेंस आगे हो जाए, किस स्पीड से? S1 माइनस S2 की स्पीड से। तो टाइम टेकन टू मीट, है ना, टाइम रिक्वायर्ड टू मीट ऑन द ट्रैक, ये L अपॉन S1 माइनस S2 हो जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं तो कितनी देर में एक दूसरे के सामने से क्रॉस करेंगे, एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे? दैट वुड बी टाइम टेकन इक्वल टू L अपॉन S1 प्लस S2। सही है? S1 माइनस, ये हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, बस स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं। सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 और अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2। ये तो हो गया ट्रैक पे कभी भी क्रॉस कब करेंगे या ट्रैक पे कभी भी ओवरटेकिंग कब होगी उसका टाइम। ओवरटेकिंग सेम डायरेक्शन में, क्रॉसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि कितनी देर बाद ये दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट से निकलेंगे, भाई जो ओवरटेकिंग हुई वो तो पूरे ट्रैक पे कहीं भी हो सकती है। उस वक्त हो सकता है स्लोअर के 4.25 राउंड थे, फास्टर के 5.25 राउंड थे, 4.25 और 5.25 राउंड तो स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं होंगे, वो तो किसी और जगह पे होंगे, ठीक है ना। हम ये पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा वो दोनों एक साथ कब निकलेंगे, साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉस करें। तो भाई सिंपल है, इस केस में क्या करना होगा, हमें पहले तो P का टाइम निकालना होगा एक राउंड पूरा करने का। तो P कितनी देर में एक राउंड पूरा करेगा? L अपॉन S1। और Q कितनी देर में एक राउंड पूरा करेगा? टाइम टेकन बाय Q टू कंप्लीट 1 राउंड, L अपॉन S2। ठीक है, यह है P का एक राउंड पूरा करने का टाइम और यह है Q का एक राउंड पूरा करने का टाइम। हर इतनी देर बाद, मान लो फॉर एग्जांपल जो टाइम टेकन बाय P आया है वो आया है से 12 मिनट। हर 12 मिनट में एक राउंड पूरा करता है P, है ना, उसकी स्पीड फास्ट है तो 12 मिनट में पूरा करता है। और Q जो है जिसकी स्पीड स्लो है उसका टाइम आ रहा है मान लो 15 मिनट। हर 15 मिनट में Q एक राउंड पूरा करता है। सो एवरी, ये L अपॉन S1 और L अपॉन S2 करके इंडिविजुअल टाइम आए हैं एक एक राउंड पूरा करने के, ठीक है। तो एक राउंड पूरा करने में P को 12 मिनट, Q को 15 मिनट लगते हैं। तो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट से कब गुजरेंगे, कोई बता सकता है मुझे? मेरे ख्याल से काफी कुछ हिट कर दिया। 1 घंटे में सर 1 घंटे में 60 मिनट में सर। बिल्कुल सही। क्या करना है, दोनों का LCM ले लेना है। भाई सिंपल है, हर 12 मिनट में P जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरता है। 12 पे निकलेगा, फिर 24 पे, फिर 36 पे, फिर 48 पे, फिर 60 पे, फिर 72 पे। हर इतनी हर 12 मिनट के बाद P स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरता है, क्योंकि एक हर 12 मिनट में वो एक एक राउंड पूरा कर लेता है। सो एवरी 12 मिनट इट क्रॉसेस द स्टार्टिंग पॉइंट। Q जो है हर 15 मिनट में कर रहा है तो 15 पे करेगा, फिर 30 पे करेगा, फिर 45 पे करेगा, फिर 60 पे करेगा, फिर 75 पे करेगा एंड सो ऑन। तो कौन सा टाइम है जिस वक्त दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं? सो आंसर है 60 मिनट। ये मैंने क्या निकाला, दिस इज बेसिकली LCM। भाई 12 का भी और 15 का भी दोनों का मल्टीपल हो, ऐसा कौन सा टाइम है? सो ऑब्वियसली द LCM ऑफ बोथ द टाइम्स विल बी द टाइम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो हमें दो चीजें निकालनी थी, पहला कि ओवरटेकिंग कितनी देर में हो जाएगी या क्रॉसिंग कितनी देर में हो जाएगी। तो सिंपल टाइम, लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन रिलेटिव स्पीड। और दूसरा क्वेश्चन था कि कितनी देर में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। हो सकता है ये ओवरटेकिंग
पहली ना हो, ऐसे ये भी ओवरटेकिंग ही है, पर ये पहली ओवरटेकिंग हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है 5वीं ओवरटेकिंग हो, तीसरी ओवरटेकिंग हो, 7वीं ओवरटेकिंग हो, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं साथ में तो बेहतर समझ में आएगा। ये देखें जरा, जॉय और कुणाल एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट है, यहां से जॉय ने भी दौड़ना शुरू किया और कुणाल ने भी दौड़ना शुरू किया। ठीक है, जॉय की स्पीड है 80 मीटर पर मिनट और कुणाल की स्पीड है 150 मीटर पर मिनट। ये जॉय की है, ये कुणाल की है, J&K। ठीक है, चलो पूछा क्या है आफ्टर, हाँ, और ट्रैक की लेंथ दी हुई है 2400 मीटर। ठीक है, 2400 मीटर ट्रैक की लेंथ दी हुई है हमको। ठीक है, अब हमें पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एनीवेयर ऑन द ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रैक पे पहली बार कब मिलेंगे? सिंपल है, मिलने का मतलब ही होता है ओवरटेकिंग करना, क्योंकि मिल तो तभी सकते हैं जब दोनों अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो मिलने का कब समय मिलेगा? जब भी वो कोई भी फास्टर स्लोअर को ओवरटेक करेगा तब तक वो एक तरह से मिल रहा है। तो वही हमने निकाला, कैसे निकालेंगे? 2400 अपॉन 150 माइनस 80। 150 किसकी स्पीड है? कुणाल की। कुणाल जॉय को ओवरटेक करेगा कितनी देर बाद? 2400 अपॉन 70 यानी कि 240 अपॉन 7 यानी कि 34 2/7 मिनट्स पे। 34 2/7 मिनट्स पे कुणाल जॉय से मिलेगा, यानी कि कुणाल जॉय को ओवरटेक करेगा कहीं पर भी ट्रैक पे, एनीवेयर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी देर बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ गुजरेंगे? अब जरा देखें क्या करना होगा भाई। जॉय को कितना टाइम लगेगा एक राउंड पूरा करने में? 2400 अपॉन 80 यानी कि 30 मिनट्स। कुणाल को कितना टाइम लगेगा एक राउंड पूरा करने में? 2400 अपॉन 150 यानी कि 16 मिनट। तो हर 30 मिनट पे जॉय एक राउंड पूरा कर रहा है, हर 16 मिनट में कुणाल एक राउंड पूरा कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 240 मिनट्स। 240 मिनट्स। तो 240 मिनट यानी कि 4 घंटे बाद वो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरेंगे। समझ रहे हो ना? 30 का भी मल्टीपल है ये 240 और 16 का भी मल्टीपल है ये 240। 30 का कौन सा मल्टीपल है? 30 इंटू 8 240 होता है और 16 इंटू 15 240 होता है। तो समझ सकते हो आप, जो 30 मिनट में एक राउंड पूरा कर रहा है उसके 8 राउंड पूरे हो रहे हैं 240 मिनट पे, 30 इंटू 8। और जो 16 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेता है उसके 15 राउंड पूरे हो रहे हैं 240 मिनट पे। 30 इंटू 8 इज 240 एंड 16 इंटू 15 इज 240। ठीक है, तो 240 मिनट पे दोनों का कोई ना कोई नंबर का राउंड पूरा हो रहा है, इसलिए दोनों के दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ के क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलो, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है जिस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं या मिल रहे हैं या एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रहे हैं, उस वक्त फास्टर ने यानी कुणाल ने स्लोअर यानी कि जॉय से कितना ज्यादा डिस्टेंस, कितने राउंड ज्यादा चल ली है? कैन यू टेल मी? कुणाल ने जॉय से कितने राउंड ज्यादा चल लिए हैं? सर 2 राउंड। कैसी बात कर दी, गलत है। 2 राउंड कैसे बताया आपने? चलो मुझे एक समझाओ। कुणाल के उस वक्त 15 राउंड पूरे हो रहे हैं, अभी भी निकाला, और जॉय के उस वक्त 8 राउंड पूरे हो रहे हैं सेम 240 मिनट पे। तो कुणाल जॉय से कितने राउंड आगे है? 7 सर। 7 राउंड आगे है, करेक्ट। तो यानी कि ये 7 राउंड आगे हो गया इस वक्त 240 मिनट पे, यानी ये 7वीं ओवरटेकिंग होगी। और जरा ऊपर ध्यान से देखो, फर्स्ट ओवरटेकिंग कितनी देर में हुई थी? 240/7 मिनट पे। तो ऑब्वियसली 7th ओवरटेकिंग ही तो होगी 240 मिनट पे। भाई पहली ओवरटेकिंग 240/7 पे है, दूसरी ओवरटेकिंग 240/7 इंटू 2 पे होगी, तीसरी ओवरटेकिंग 3 इंटू 240/7 पे होगी, चौथी 4 इंटू 240/7 पे होगी, 7वीं 7 इंटू 240/7 मिनट पे होगी। तो 7 कैंसिल होंगे तो 240 मिनट पे 7वीं ओवरटेकिंग होगी, यानी कि फास्टर स्लोअर से 7 राउंड आगे होगा, या फिर ये 7वें नंबर की ओवरटेकिंग होगी। यही है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यही लिखा है, कुणाल ओवरटेक्स जॉय nth टाइम व्हेन दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिले हैं तो 7वीं nवीं ओवरटेकिंग हो रही है, तो वो कौन से नंबर की ओवरटेकिंग है? n की वैल्यू बताओ, n = 7। और चौथे क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा?
लिखा है हाउ मच मोर डिस्टेंस कुणाल हैज कवर्ड देन जॉय एट द थर्ड ओवरटेक। जब तीसरी बार ओवरटेक किया होगा कुणाल ने जॉय को, तो कुणाल ने जॉय से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? एनीबडी कैन टेल मी अनम्यूटिंग? 210 मीटर सर। 210 मीटर। कैसे कैसे कैसे? सर कुणाल ने 3 बार में 40 मीटर तय किया। जब एक बार ओवरटेक करता है तब कुणाल जॉय से कितना आगे हो जाता है? 70 कहां से आ रहा है ये 70 क्या है भाई? रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस नहीं होता, 70 नहीं है वो। 1 मिनट की बात नहीं हो रही कि 1 मिनट में कितना आगे हो जाता है। तो आपने 1 मिनट में कितना आगे हो जाता है ये बता दिया, 70 मीटर्स। एक ओवरटेकिंग पे कितना आगे होता है? 1 राउंड आगे होता है। 1 राउंड कितना बड़ा है? 2400 मीटर का सर। 2400 मीटर का 1 राउंड है, तो एक ओवरटेकिंग में 2400 मीटर आगे हो जाता है कुणाल जॉय से। तो 3 ओवरटेकिंग में कितना आगे हो जाएगा? इंटू 3 कर दो, 7200 मीटर आगे। हमें डिस्टेंस पूछा है ना कि रिलेटिव स्पीड जो आप 70 से निकाल रहे थे। वो तो 3 मिनट में कितना आगे हो जाएगा ये बता रहे हो, ठीक है ना? 210 जो बताया आपने। चलिए, तो ये क्लियर हुआ सबको? है किसी को डाउट? आगे देखें, ऐसा ही क्वेश्चन लेकिन अब की बार अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और सर्कुलर ट्रैक जो है वो है पूरा 1500 मीटर का। 1500 मीटर का ट्रैक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक की स्पीड 100 है, दूसरे की स्पीड 125 है, मीटर पर मिनट में दी हुई है, ठीक है, और डिस्टेंस मीटर में है ही, तो टाइम सारे मिनट्स में आ रहे हैं इसीलिए। अब पूछा क्या क्या? पहला, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर? पहली बार एक दूसरे को क्रॉस कितनी देर में करेंगे? तो ऑब्वियसली 1500 अपॉन रिलेटिव स्पीड यानी कि 100 प्लस 125 यानी कि 1500 अपॉन 225। 25 से कैंसिल करो, 25 1500 60 अपॉन 9 यानी कि 20/3। सो इट इज 20/3 मिनट्स। इसको भी लिख सकते हैं अपन 6/2/3 मिनट्स, या इसी को लिख सकते हैं 6 मिनट 40 सेकेंड। कितनी देर में मिल लेंगे? 6 मिनट 40 सेकेंड में क्रॉस हो जाएंगे। कहीं पे इस जगह पे कहीं ये क्रॉस होंगे, ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। जिसकी स्पीड ज्यादा है उसने ज्यादा चला होगा, जिसकी स्पीड कम है उसने कम चला होगा। दोनों ने मिलके एक राउंड यानी कि 1500 मीटर कंप्लीट कर लिया। किस स्पीड से? 100 प्लस 125 125 की रिलेटिव स्पीड से। और फिर पूछा है कितनी देर में ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तो सिंपल 1500 अपॉन 100 यानी हर 15 मिनट में, ठीक है, हर 15 मिनट में ए स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, और 1500 अपॉन 125 यानी कि हर 12 मिनट में बी स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है। हर 15 मिनट में ए आता है, हर 12 मिनट में बी आता है, तो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएगी? अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने 60 मिनट। ये दोनों का एलसीएम यानी 60 मिनट पे दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, शिवेन ने पूछा है कि फोर्थ वाली कंडीशन एक बार फिर से एक्सप्लेन करनी है। फोर्थ वाली मतलब कितना डिस्टेंस कुणाल ने जॉय से ज्यादा चला थर्ड ओवरटेकिंग पर, यही पूछ रहे हो शिवेंद्र? शिवेंद्र बस कंफर्म कर दो, यही पूछ रहे हो क्या? चौथा क्वेश्चन पिछले फर्स्ट वाले का। सर एक बार फिर से कर दीजिए। कौन सा? यही वाला फोर्थ? हाँ सर यही वाला। भाई सिंपल है, मुझे सिर्फ एक बात बताओ विकास, कि जब भी पहली ओवरटेकिंग होती है, जब फास्टर स्लोअर को फर्स्ट टाइम ओवरटेक करता है, तो वो उसने कितना आगे हो गया होता है? जितनी टोटल डिस्टेंस होगी और सर जितना वो मतलब जितना सर्कुलर ट्रैक की डिस्टेंस होती है उतना ना, 2400 मीटर। तो पहली ओवरटेकिंग में वो 2400 मीटर आगे हो जाता है। जब दूसरी ओवरटेकिंग करेगा मतलब 2 राउंड आगे, यानी 2400 इंटू 2 4800 मीटर आगे हो जाएगा। और तीसरी ओवरटेकिंग जब करेगा तो 2400 इंटू 3 यानी कि 7200 मीटर आगे हो चुका होगा तब तक, फास्टर स्लोअर से 3 राउंड आगे। क्लियर? पर सर इस बीच सर स्लोअर वाला भी तो कुछ चल चुका होगा। चल रहा है ना, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही है। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कुणाल नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय कुणाल एंड जॉय है।
भाई जब ओवरटेकिंग होती है तो पहला वाला वहां रुका हुआ थोड़ा ना है, दोनों दौड़ रहे हैं। मतलब ऐसा मान लो कि कुणाल ने तब तक जॉय ने अगर मान लो 10,000 मीटर दौड़ा है तो कुणाल ने 12,400 दौड़ा है, तब 2400 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो अगली ओवरटेकिंग कब होगी? जब ये 20,000 दौड़ लेगा और ये 24,800 दौड़ लेगा। यस सर। ठीक है, और तीसरी ओवरटेकिंग कब होगी? जब ये 30,000 दौड़ लेगा और ये 30,000 27,000 सर, 27,200। बिल्कुल 37,200 दौड़ लेगा। समझ गए ना? तो दोनों ही दौड़ रहे हैं, ये तो डिफरेंस है 7,200, ये कुणाल का डिस्टेंस नहीं है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने फिर से बोला भी था शुरू में, मान लो तब तक स्लोअर ने 4.5 राउंड चले हैं तो फास्टर ने 5.5 चले हैं। अगर दूसरी ओवरटेकिंग हो रही है तब स्लोअर ने अगर 12.5 चले हैं तो फास्टर ने 14.5 राउंड चले हैं, 2 राउंड ज्यादा, डिफरेंस 2 राउंड का है, टोटल डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो चुका है। क्लियर हो गया सर। ओके, ऑलराइट। चलिए, तो ये हमने ऑपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन दोनों के क्वेश्चन देखे। जल्दी से सामने आपके 2 क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन के आंसर्स निकाल के चैट बॉक्स में एक साथ आपको भेजने हैं। सॉल्व देयर। तो भाई, रॉबिन एंड सनी स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एट 8:15 AM। 8:15 बजे दोनों ने एक सर्कुलर पाथ पर सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू किया। ठीक है, अब 8:45 बजे यानी कि आधे घंटे बाद, कितनी देर हो गई? 30 मिनट्स हो गए। 30 मिनट्स बाद रॉबिन ने 6 राउंड कंप्लीट किए हैं और सनी ने 8.5 राउंड कंप्लीट किए। मतलब सनी रॉबिन से 2.5 राउंड आगे हो चुका है। कितनी देर में? 30 मिनट्स में। समझ रहे हो? 2.5 राउंड्स एक्स्ट्रा। ये 2.5 राउंड नहीं चले हैं, 2.5 राउंड का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, 2.5 राउंड का डिफरेंस कितनी देर में है? 30 मिनट में। दोनों की स्पीड तो कांस्टेंट है तो उनके बीच का डिफरेंस भी कांस्टेंटली ही बढ़ता रहा होगा। तो 2.5 राउंड का डिफरेंस अगर 30 मिनट में है तो ऑब्वियसली 5 राउंड का डिफरेंस 60 मिनट में होगा। मतलब 1 घंटे बाद बोलोगे तो उनके बीच में अंतर देखो, 6 वाला 12 राउंड पे पहुंच जाएगा और 8.5 वाला 17 राउंड पे पहुंच जाएगा। 8 और 17, 12 और 17 राउंड हो जाएंगे उनके डबल टाइम में 60 मिनट में, यानी 5 राउंड आगे हो जाएगा तब सनी रॉबिन से। तो 1 राउंड आगे कितनी देर में हुआ होगा? तो ऑब्वियसली 60/5 मिनट्स में, यानी कि 12 मिनट्स में। सही है, 2.5 राउंड आगे अगर 30 मिनट में हुआ है, 2.5 राउंड आगे, तो 5 राउंड आगे हो जाएगा 60 मिनट्स में। तो 1 राउंड आगे कितनी देर में होगा? 60/5 यानी कि 12 मिनट्स में। तो 12 मिनट्स बाद पहली ओवरटेकिंग हुई होगी, कितने से? 8:15 बजे के 12 मिनट बाद, यानी 8:27। दिस इज योर आंसर। क्योंकि उसमें टाइमिंग दे रखी है, वैसे आंसर 12 मिनट होता अगर ड्यूरेशन पूछा होता, पर फिलहाल तो टाइमिंग दे रखी है कितने बजे, एट व्हाट टाइम, यानी कि 8:15 से 12 मिनट बाद 8:27 में पहली ओवरटेकिंग होगी। और ऐसे भी सोचो, 12 मिनट में पहली ओवरटेकिंग होगी, 24 मिनट में दूसरी ओवरटेकिंग होगी, 36 मिनट में तीसरी, 48 मिनट में चौथी और 60 मिनट में 5वीं ओवरटेकिंग होगी। तभी तो 5 राउंड आगे 60 मिनट में था। क्लियर है सबको? चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। 2 किलोमीटर की रेस दौड़नी है, 2 किलोमीटर की रेस है और राउंड कितने डिस्टेंस का है? सिर्फ 1/4 किलोमीटर का। 1/4 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है और उस पे 2 किलोमीटर की रेस दौड़नी है। मतलब कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? 8 सर। 8 राउंड है ना, 8 राउंड्स की रेस है। अब ध्यान से सोचना, ए ओवरलैप्स बी एट द मिडिल ऑफ द 6th राउंड। 6वें राउंड के मिडिल पर ए ने बी को ओवरटेक किया। ये 6वां राउंड का मिडिल किसका है? ए का। ए के 6वें राउंड का मिड पॉइंट है और उस वक्त वो बी को ओवरटेक कर रहा है। तो मुझे बताओगे ए ने कितने राउंड चले हैं और बी ने कितने राउंड चले हैं तब तक जब ओवरटेकिंग हुई? ए ने तो सर 5.5 चले हैं। नहीं, किसने? ए ने ना। हाँ सर। हाँ, ए ने 5.5 चले हैं। बी ने कितने चले होंगे तब तक? अरे भाई, पहली ओवरटेकिंग है, पहली ओवरटेकिंग पे फास्टर स्लोअर से एग्जैक्टली 1 राउंड ही तो आगे होता है, तभी तो ओवरटेकिंग होती है। समझ पा रहे हो ना सब लोग? देखो देखो, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, सोचना जरा, है ना। अब मैं ये एक को, ये एक जन दौड़ा, ठीक है, ये पहला पर्सन दौड़ा है, ठीक। दूसरा कैसे दौड़ेगा? इसके बगल बगल से दौड़ेगा, ये दौड़ के इतना और यहां पे ऐसे आ गया, तभी तो वो ओवरटेकिंग कर रहा है।
मतलब उसने स्लोअर से पूरा एक राउंड ज्यादा चला होगा ना। तो ए अगर बी को ओवरलैप कर रहा है या ओवरटेक कर रहा है 6th राउंड के मिडिल पे यानी 5.5 राउंड पे, तो तब तक बी ने एग्जैक्टली 4.5 राउंड चले होंगे। ए ने बी से एक राउंड आगे ट्रैवल कर लिया होगा, तभी तो वो उसको ओवरटेक कर पा रहा है। जिस पोजीशन पे बी पहुंचा है अभी दौड़ते दौड़ते, ए उससे पूरा एक राउंड आगे पहुंच गया है, स्टार्टिंग तो एक साथ ही की थी, तभी तो ओवरटेक कर रहा है वो। क्लियर है? क्लियर हो गया सर। राइट। तो ए बी को अगर इस समय ओवरटेक कर रहा है जब ए के 5.5 और बी के 4.5 हुए, मतलब ए के 11 राउंड होंगे तब बी के 9 राउंड होंगे। ये भी सही है। रेशो मैंने को सिंप्लीफाई करना था, डेसिमल में तो रेशो लेते नहीं अपन, तो सिंप्लीफाई करके 11:9 ले लिया रेशो। तो ये दोनों की स्पीड का रेशियो हो गया, और यही दोनों के डिस्टेंस का भी रेशियो होगा अगर सेम टाइम तक दौड़ेंगे। आप सब जानते हो टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होता है। अगर दोनों सेम टाइम के लिए दौड़ेंगे तो जो भी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। ठीक, जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं उतना ही डिस्टेंस वो दोनों कवर कर रहे हैं अपना अपना, क्योंकि टाइम दोनों के पास बराबर है। तो 11 जब दौड़ता है तो ये 9 ही दौड़ता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 11 की रेस में 2 से हराता है। 11 की रेस में ए बी को 2 से हराता है, क्योंकि ये 11 दौड़ता है, बी 9 दौड़ता है। तो एक की रेस में कितने से हराएगा? 2/11 से हराएगा। और रेस कितनी देर की है, कितने ड्यूरेशन की है? 2 किलोमीटर की है। तो 2 किलोमीटर की रेस में कितने से हराएगा? 2/11 इंटू 2 यानी कि 4/11 किलोमीटर से हराएगा। आंसर फिर से समझना, सेम टाइम के लिए दोनों दौड़ेंगे, दोनों की दौड़ने की स्पीड का रेशो है 11:9, यानी 11 किलोमीटर की अगर रेस होती तो एग्जैक्टली बी तब तक 9 किलोमीटर दौड़ता है, यानी 2 किलोमीटर से बी को हरा देते। तो 11 किलोमीटर की रेस में 2 से हरा रहे हैं, एक की रेस में 2/11 से हराएंगे, तो 2 किलोमीटर की रेस में 2 इंटू 2/11 यानी 4/11 किलोमीटर की डिस्टेंस से ए बी को हराएगा या ए बी से जीत जाएगा। समझ आया सबको? क्लियर है? चलिए जल्दी से आप लोगों के लिए एक तीसरा क्वेश्चन फटाफट से करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। ट्राई करेंगे, फटाफट से आंसर निकालेंगे। 2 पार्ट है क्वेश्चन के, दोनों के आंसर्स ऑप्शन में ही है। अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा। हमें दोनों आंसर्स बताने हैं और दोनों आंसर्स हर ऑप्शन में दिए हुए। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, यू हैव टू सेंड मी इन द चैट बॉक्स। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? भाई सिंपल है, 2 लोग हैं, सर्कुलर ट्रैक पे हैं, दोनों की स्पीड जो है वो दी हुई है। एक की दी हुई है 3.5 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की दी हुई है 2.25 यानी 2.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक की 3.5 एक की 2.75। तो सिंपल है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो कितनी देर में मिलेंगे? 5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है, तो कितनी देर में मिलेंगे? 5/3.5 माइनस 2.75 वाले टाइम में, है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लिया है। और दूसरा वाला केस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो 5/3.5 प्लस 2.75। तो बस बिल्कुल सिंपल था। दिस इज, ये वाला पहला वाला है, दिस इज 5/0.75 और ये दूसरा वाला जो है दिस इज 5/6.25। सो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 6 2/3 आवर्स और दूसरे वाले का आंसर आ गया 4/5 आवर्स, यानी द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। वो तो कोई एक भी निकाल लेते तो आंसर हो जाता, कि चारों ही ऑप्शन में दोनों चीजों की वैल्यू सब अलग अलग है, सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल 8 वैल्यूज अलग अलग लिखी हुई। तो कोई एक भी करेक्ट निकाल लोगे तो उसके साथ वाला करेक्ट ही होगा, 2 जगह तो हो नहीं सकते अलग अलग, राइट। किसी को कोई डाउट अभी तक सर्कुलर रेसेस में जो हमने बात की? तो सही आंसर रितिका, श्रीचंद रवि और अनीता कुमारी ने भेजे थे, बस 3 ही लोगों ने भेजे थे। अंकिता कुमारी, सॉरी अनीता नहीं। चलिए तो आगे चल सकते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने जो देखा दैट वाज सर्कुलर रेसेस, राइट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लीनियर रेसेस। अब लीनियर रेसेस कैसी होती है भाई? लीनियर रेसेस में, है ना, जो रेस है वो सीधे एक साइड, एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरे पॉइंट पे खत्म होती है। तो यहां मान लीजिए ए दौड़ रहा था, ए ने पूरी 100 मीटर की रेस जीती। उस वक्त बी ने भी दौड़ा, लेकिन बी जो है वो 90 मीटर तक ही दौड़ पाया, और सी जो है, सी भी दौड़ा था और सी जो है वो 70 मीटर तक ही दौड़ पाया था। ठीक है, ए ने 100 मीटर जितनी देर में दौड़ा उतनी ही देर में, टाइम सेम है,
रेस शुरू हुई और जैसे ही ए ने जीता, वहां रेस खत्म हो गई, तब तक बी जो है वो 90 पे पहुंचा था और सी जो है वो 70 पे पहुंचा था। करेक्ट? ये बी है और ये सी है। ऐसा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए जितनी देर में 100 मीटर दौड़ता है, बी उतनी देर में 90 दौड़ता है और सी उतनी देर में 70 दौड़ता है। ये ए बी सी के स्पीड का रेशो भी है और यही ए बी सी के डिस्टेंस का रेशो भी है, क्योंकि टाइम तीनों का सेम है। ठीक है? इसी चीज को कभी कभी क्वेश्चन में दूसरे तरीके से लिख दिया जाता है। कैसे लिख दिया जाता है कि ए जब 100 मीटर की रेस दौड़ता है तो वो बी को 10 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। बी को 10 मीटर की स्टार्ट दे सकता है, मतलब बी को 10 मीटर आगे से दौड़ाएंगे अपन। ठीक है? ये ए है, ए यहां पहुंचा, और ये बी है, यहां से शुरू कर रहा है और बी भी इधर पहुंचा, और एक सी है जो सी भी शुरू कर रहा है इस पोजीशन से और सेम टाइम पे पहुंच रहा है। तो सी को कितने मीटर की शुरुआत मिली हुई है? 30 मीटर की शुरुआत मिली हुई है। और बी को कितने मीटर की शुरुआत मिली हुई है? 10 मीटर की शुरुआत मिली हुई है। तो जो ऊपर वाला सिचुएशन है और जो नीचे वाला सिचुएशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है ना? सेम कैसे है कि भाई ए जितनी देर में 100 दौड़ता है, बी उतनी देर में 90 दौड़ता है और सी उतनी देर में 70 दौड़ता है। अब ऐसा बोलने की ए बी को 10 मीटर से हराता है 100 मीटर की रेस में, या ऐसा बोलने की ए बी को 10 मीटर की स्टार्ट दे सकता है 100 मीटर की रेस में। स्टार्ट देना मतलब ऑब्वियसली उतना डिस्टेंस बी ने नहीं दौड़ा और दोनों ने रेस एक साथ खत्म कर दी, यानी डेड हीट पर खत्म कर दी। रेस हैज एंडेड इन अ डेड हीट बिकॉज द प्लेयर्स हैव रीच्ड द फिनिशिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली, दे हैव रीच्ड द फिनिशिंग पॉइंट टुगेदर। तो पहुंचने का समय हमने सेम कर दिया, स्टार्टिंग का प्लेस अलग अलग कर दिया। ठीक है? तो हम ये कह के कि ए बी को 10 मीटर से हराता है 100 की रेस में के बजाय बोलेंगे ए सी को 10 मीटर की स्टार्ट दे सकता है 100 की रेस में। सिमिलरली ए सी को 30 मीटर से हराता है 100 की रेस में, या ए सी को 30 मीटर की स्टार्ट दे सकता है 100 की रेस में। ठीक है? अगर यहां पर ही ए सी को 15 मीटर की स्टार्ट देगा, मान लो हराता तो 30 से है पर स्टार्ट उसने 15 की दी, तो क्या हो जाएगा? सी यहां तक दौड़ेगा, एंड में भी 15 से और हार जाएगा। 15 की स्टार्ट और 15 की डिफीट मिला के 30 मीटर पीछे रह गया। या मान लो स्टार्ट 10 की दी होती तो यहाँ 20 से हार जाता, क्योंकि टोटल तो 30 मीटर कम दौड़ पाता है सी उतने समय में जितने समय में ए 100 मीटर दौड़ता है। राइट है? तो ये दोनों ही क्वेश्चन में दोनों तरीके से लिखा हो सकता है, ए बीट्स बी बाय 10 मीटर इन 100 मीटर रेस, या फिर ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स इन 100 मीटर रेस टू बी। दोनों सेम बात है। अब यहां पर अब क्वेश्चन में आगे क्या करना होता है, हमें यहां पर ए और बी का रिलेशन दे रखा है और ए और सी का रिलेशन दे रखा है। ए बी को 10 मीटर से और ए सी को 30 मीटर से हरा रहा है। क्या आप बता सकते हो कि बी सी को कितने डिस्टेंस से हरा रहा है? बी सी को कितने डिस्टेंस से हरा रहा है अभी इस रेस में? अरे बताओ। ए बी को 10 से और ए सी को 30 से हरा रहा है मीटर 100 मीटर की रेस में, तो बी सी को कितने मीटर से हरा रहा है? 20 मीटर से हरा रहा है। कितने की रेस में? 20 मीटर से हरा रहा है, लेकिन कितने की रेस में? कितने की रेस में? तो अगर आपके मन में आ रहा है 100 की रेस में तो वो गलत है। कितने से हरा रहा है? 90 में 20 से हरा रहा है। ध्यान से देखें, है ना? जब ए बी और सी के बीच में जो डिफरेंस निकाला है 20, तब बी कितना दौड़ा है? 90 और सी कितना दौड़ा है? 70। तो बी ने सी को 20 से हराया है 90 मीटर की रेस में। तो अगर मैं पूछूंगा 900 की रेस में कितने से हराएगा, तो ऑब्वियसली कितने से हराएगा? ये 900 दौड़ेगा तो वो 700 दौड़ेगा, यानी कि ये 200 मीटर से हराएगा। जो रेशो होगा बी की दोनों वैल्यूज का और जो रेशो होगा सी की दोनों वैल्यूज का, वो रेशो सेम होगा। 90/900 और 70/700 सेम होगा, और वही रेशो होगा 20/200 का भी। मतलब 90 और 70 का डिफरेंस और 900 और 700 का डिफरेंस। ठीक है? इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हो कि ए बी को 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से हराता है, यानी ए 100 चलता है तो बी 90 चलता है। ठीक है? और बी सी को 100 मीटर में 20 मीटर से हराता है। बी सी को 100 मीटर में 20 मीटर से हराता है, यानी कि बी जब 100 चलता है
तब सी 80 चलता है। आप गलती से 90 के आगे सी के नीचे 70 मत लिख देना। ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है 100 की रेस में, और बी सी को 20 मीटर से हरा रहा है 90 की नहीं 100 की रेस में, तो 80 एंड 100 होगा, वहां 90 एंड 70 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो कि ए सी को 100 की रेस में कितने से हरा रहा है, ए सी को 100 की रेस में कितने मीटर से हरा रहा है, या कितने मीटर की स्टार्ट देगा, जल्दी बताओ। फोर्टी। नहीं, गलत है भाई, सोचना जरा, ध्यान दे। जब बी 100 चलता है तो सी 80 चलता है, जब बी 100 चलता है तो सी 80 चलता है, तो बी जब 90 चलेगा तब सी कितना चलेगा। देखो 100 को अगर 90 करोगे 9/10 किया, 80 को भी 9/10 करो तो यहां पर 72 आएगा। या मैं स्केलिंग कर देता हूं, जरा ध्यान से देखो, स्केलिंग से भी करके बताता हूं। ये 100 तो ये 90, और ये 100 तो ये 80। स्केलिंग करो तो क्या करोगे, इस रेशो में एक 10 से कैंसिल कर दिया, इस रेशो में भी 10 से कैंसिल कर दिया, तो अब जरा स्केलिंग करोगे 10 10 जा 100 और 9 8 जा 72, तो ए और सी का रेशो क्या आया 172। तो ए सी को कितने से हरा रहा है 100 की रेस में, 28 से हरा रहा है। ए सी को कितने से हरा रहा है 100 की रेस में, 28 के गैप से हरा रहा है। ठीक है, लॉजिक क्या होगा, ये देखो 90/100 जो ये बी का है, दैट शुड बी इक्वल टू यहां पर x/80। 90/100 शुड बी इक्वल टू x/80, और x की वैल्यू निकाल के आप c के नीचे 90 के सामने रख सकते हो, तो दैट विल बी 72। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में हमको 3 रिलेशन में से 2 रिलेशन दिए होंगे। हमें ए और बी का रिलेशन दिया है, बी और सी का दिया है, ए और सी का पूछा है, या फिर ए और बी का दिया है, ए और सी का दिया है, बी और सी का पूछा है। तो लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो ए बी और ए सी का रिलेशन दिया था, बी सी का पूछा था, और राइट में जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स लिया है वो ए बी और बी सी का रिलेशन दिया है, ए सी का पूछा है। अल्टीमेटली हमको सबको एक स्केल पर रख के जिस डेटा के लिए पूछा गया होगा उसका आंसर निकालना होगा कि कितने की रेस में कौन किसको कितने की स्टार्ट देगा या कितने से हरा देगा। एग्जाम्पल करते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए लीनियर रेसेस। पहला देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर इन 100 मीटर रेस। क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी है 3 लोग, ए बी को 100 की रेस में 20 की स्टार्ट देता है, यानी कि बी तब तक 20 कम यानी 80 चलेगा। और लिखा है बी सी को 10 मीटर की स्टार्ट 100 मीटर की रेस में देता है, मतलब बी 100 चलता है तो सी 90। ध्यान से देखिए, ए और बी की रेस भी 100 मीटर की दी है और बी और सी की रेस भी 100 मीटर की दी है, तो जितने की रेस दी होगी जीतने वाले को उतना पूरा दौड़ना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ सी के आगे 70 नहीं लिख सकते कि 80 के आगे 70 लिख दो कि वो 10 मीटर बी सी को दे रहा है, तो 10 मीटर जो दे रहा है बी सी को वो 80 की नहीं 100 की रेस में दे रहा है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन वही स्केलिंग करेंगे, ये कैंसिल हुआ इधर और ये कैंसिल हुआ इस वाले रेशो में, दोनों रेशो को अपनी अपनी जगह अलग अलग काटना है ना। तो 10 10 100, 8 9 72, यानी कि ए सी को कितने की स्टार्ट देगा, 28 की स्टार्ट देगा। ठीक है, और पूछा क्या है कि ए सी को 300 मीटर की रेस में कितने की स्टार्ट देगा। तो अगर 100 में 28 की स्टार्ट दे रहा है, 100 में अगर 28 की स्टार्ट दे रहा है 3 गुना, तो 300 में कितने की स्टार्ट देगा, उसको 3 गुना कर दो, यानी कि 84 की स्टार्ट देगा, 84 मीटर्स की। भाई ध्यान देना, आप चाहो तो सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये आ जाएगी 216, फिर 300 और 216 का डिफरेंस निकालोगे तो 84 आएगा। पर हमें यहाँ पर सी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको स्टार्ट की वैल्यू पूछी है तो हम सीधे डायरेक्टली स्टार्ट निकाल सकते हैं। भाई ए और सी का जो रेशो आ गया है वो 100:72 आ गया है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 28। तो सिंपल है, 100/300 विल बी इक्वल टू 72/216 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 28/84। ये सारे रेशोज सेम आएंगे। आप ऐसा भी बोल सकते हो A1/A2 will be equal to C1/C2 का रेशो, एंड विल ऑल्सो बी इक्वल टू A1 - C1, स्टार्ट कितने की है, गैप कितने का है, अपॉन A2 - C2। ये सभी रेशोज बराबर है। क्लियर हो पाया है सभी को?
ठीक है, चलिए तो एक आध क्वेश्चन साथ में करते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, A gives B a start of 20 meter in a 100 meter race and he can give a start of 35 meter in a 100 meter race। आप समझ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या था, A B को स्टार्ट दे रहा था और B C को दे रहा था, अब यहाँ पर A B को और A ही C को दे रहा है। तो हम रेशो बनाए पहले, तो A B C, A B को 100 की रेस में 20 की स्टार्ट देता है, मतलब A 100 एंड B 80, और A C को 35 की स्टार्ट देता है, मतलब A 100 तो C 65। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखोगे, बी सी को कितने की स्टार्ट दे रहा है, 15 की स्टार्ट दे रहा है, कितने की रेस में, 80 की रेस में। अब आप अगर इसको बी और सी के नजरिए से देखोगे तो बी 80 चल रहा है, सी 65 चल रहा है, जितनी देर में ए ने 100 चला था। तो बी और सी का रिलेशन 80 और 65 का है, तो स्टार्ट 15 की है 80 की रेस में, तो 400 की रेस में बी सी को कितने की स्टार्ट देगा, ये पूछा है। हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन बी गिव सी इन अ 400 मीटर रेस। तो भाई 80 का कितने गुना हो रहा है, 5 गुना 400, तो 15 का भी 5 गुना करो, आंसर इज 75 मीटर की स्टार्ट देगा या 75 मीटर से हरा देगा। आप सी का भी निकालोगे 5 टाइम्स करके तो आ जाएगा 325। आप इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हो, 400 और 325 का डिफरेंस 75 आ ही जाएगा, पर वो जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्टली 80 का 4 गुना 400 है, 5 गुना 80 का 5 गुना 400, तो 15 का 5 गुना करके हम कितने से वो हरा रहा है सी को पता कर सकते हैं। क्लियर है सबको, या किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर, एनीवन? चलिए, तो आपके लिए है सामने 3 क्वेश्चंस, क्विकली करेंगे तीनों क्वेश्चंस। और तीनों के आंसर्स चैट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। तो भाई 4th क्वेश्चन में A बीट्स B by 100 मीटर एंड C by 200 मीटर। तो बहुत सिंपल है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। A जब 1 किलोमीटर की रेस दौड़ता है यानी कि 1000 मीटर चलता है, तो B को 100 मीटर से हराता है यानी B 900, और C को 200 मीटर से हराता है यानी कि C 800 चलता है। A ही दोनों को हरा रहा है और 1 किलोमीटर की रेस के लिए दिया है, इसलिए एक ही स्केल पे तीनों वैल्यूज आ गई, 1000, 900 और 800। अभी B C को कितने से हरा रहा है, 100 से हरा रहा है, लेकिन 900 की रेस में। तो 1350 की रेस में कितने से हराएगा, 900 को 1350 बनाओगे तो 1.5 टाइम्स कर रहे हो, तो बस 100 को भी 1.5 टाइम्स करोगे तो 150 मीटर से हराएगा, है ना। 1.5 गुना हो रहा है, रेस 900 की जगह 1350 मीटर की हो रही है, मतलब 1.5 गुना हो रही है, तो बस डिफरेंस भी उसका 1.5 गुना हो जाएगा। रेस डबल होगी तो डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। सो आंसर इज 150 मीटर्स। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन सभी लोगों को ट्रबल रहा, नहीं कर पाए उसको आंसर, देखे जरा कैसे करना चाहिए था। ठीक है, अंकिता कुमारी ने 5th क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। फर्स्ट करेक्ट आंसर होता 5th क्वेश्चन। भाई ध्यान से देखेंगे, ए जो है 500 मीटर 30 सेकंड में दौड़ता है और बी वही 500 मीटर 35 सेकंड में दौड़ता है, मतलब बी यहाँ पे हारने वाला है। कितने सेकंड से, 5 सेकंड से। अब पूछ 500 मीटर की रेस में, और उन्होंने पूछा हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन ए गिव बी इन अ किलोमीटर रेस। भाई डेटा दिया है 500 मीटर की रेस का और पूछा है 1 किलोमीटर की रेस का, तो जो अपने को दिया है उसको पहले तो 1 किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो भैया 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर, ए दौड़ेगा 60 सेकंड्स में, है ना। 500 मीटर 30 सेकंड में दौड़ रहा था, तो 60 सेकंड्स में ए 1 किलोमीटर दौड़ेगा, और बी जो होगा वही 1 किलोमीटर कितने सेकंड में दौड़ेगा, 70 सेकंड में। हमने डबल कर दिया, 500 मीटर की जगह 1000 मीटर के लिए निकाल लिया। ए को लग रहे हैं 60 सेकंड्स, बी को लग रहे हैं 70 सेकंड्स। अब पूछ रहा है वो कि ए बी को कितने मीटर की स्टार्ट दे 1 किलोमीटर की रेस में, कि रेस डेड हीट पर खत्म हो, यानी एक साथ खत्म हो। तो भाई सिंपल है, 60 सेकंड में ए रेस खत्म करने वाला है और बी 70 सेकंड में खत्म करने वाला है, तो बी को 10 सेकंड पहले दौड़ जाने दो। वो 10 सेकंड में जितना दौड़ जाएगा उतने की स्टार्ट उसे मिल जाएगी। सिंपल है। बी को तो कुल मिला के 60 सेकंड्स में रेस खत्म करनी है ना, क्योंकि ए को 60 सेकंड्स लग रहे हैं, तो बी को भी 60 सेकंड ही मिलेंगे। तो उसको क्या करो, 10 सेकंड पहले दौड़ा दो, तो 10 सेकंड में कितना दौड़ जाएगा। भाई सिंपल है, 70 सेकंड्स में बी जो है, ये बी की बात कर रहे हैं ना, बी 70 सेकंड्स में पूरा 1000 मीटर दौड़ता है। ठीक है, तो 10 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 10 सेकंड में ऑब्वियसली 1000 बाय 70 इंटू 10, यानी कि 1000 बाय 7। तो 1000 बाय 7 मीटर की उसको स्टार्ट चाहिए।
इतने की स्टार्ट दे दोगे यानी कि 10 सेकंड पहले उसको दौड़ने दोगे तो वो बराबर पे रेस खत्म करेगा 1000/7 मीटर्स यानी कि 142.6/7 मीटर्स। 1000/7 भी सही है और उसको सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और 6 क्वेश्चन तो सिंपल है ना, ए बी सी। अब की बार अलग अलग रेस में डेटा दिया है तो हमें उनको देखो, रेशो का क्वेश्चन है ये तो सिंपल, ए इतने से हराता है, बी को भी इतने से हराता है, सी को, ये तो रेशो वाले क्वेश्चन है, रेशो की मदद से करना है और कुछ इसमें लॉजिक लगाना भी मत। ए 600 की रेस में 60 से हराता है, ये 600 तो बी 540 और बी सी को 500 की रेस में 50 से हराता है यानी कि ये 500 तो सी 450। ये दोनों डेटा दिए हुए हैं, ए और बी का डेटा 600 और 540 और बी और सी का डेटा 500 और 450। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करके रेशो निकाल लो, ये रेशो दिया है 10:9 और फिर इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी रेशो दिया है 10:9। ए टू बी का रेशो भी 10:9 है, बी टू सी का रेशो भी 10:9 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 10 × 10 100 और 9 × 9 81। ए और सी का रिलेशन आ गया, 100 की रेस में ए सी को 19 मीटर से हराएगा, 19 मीटर से। पूछा क्या है 400 की रेस में कितने से हराएगा, तो 100 में अगर 19 से हरा रहा है तो 400 में कितने से हराएगा, ऑब्वियसली 76 मीटर से। 100 का 4 गुना तो 19 का भी 4 गुना, रेस 4 गुनी लंबी तो डिफरेंस भी 4 गुना बड़ा, तो 76 मीटर से हराएगा, दैट इज द आंसर ए सी को। क्लियर है सबको या किसी को डाउट? गुड, चलिए सभी को क्लियर है। अब बिल्कुल जैसे हमने ये रेसेस के क्वेश्चन किए ना कि ए बी को इतने से हराता है, बी सी को कितने से हराता है, या ए बी को कितने की स्टार्ट देता है और ए सी को कितने की स्टार्ट देता है, बिल्कुल इसी बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं गेम्स ऑफ स्किल के, है ना। थोड़ा सा मैं आगे स्किप कर रहा हूं फटाफट से, अपने पास टाइम कम है। गेम्स ऑफ स्किल के क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो गेम्स ऑफ स्किल क्या होता है कि एक गेम है, मान लो 200 पॉइंट का गेम है, 200 पॉइंट का गेम है, ए जो है 0 से शुरू करता है और 200 तक पहुंचता है, और बी उतने ही अगर शुरू करता है और मान लो 170 तक पहुंचता है, तो यानी क्या हुआ, ए ने बी को 200 के गेम में 30 पॉइंट से हरा दिया। ए ने 200 बनाए, बी ने 170 बनाए, तो ए ने बी को 30 पॉइंट से हरा दिया। और इसी को कैसे बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि ए बी को 30 पॉइंट दे सकता है 200 के गेम में, ए सी को 30 पॉइंट दे सकता है 200 गेम, मतलब ए 0 से 200 खेलेगा, बी को पहले से ही अपन 30 पॉइंट्स दे के स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, और बी 30 से लेके 200 तक पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली इसने भी बनाए 170 पॉइंट्स ही हैं, हमने 0 से शुरू करके उसको 170 पे पहुंचने के बजाय 30 पॉइंट शुरू में दे दिए कि आप यहां से खेलो, गेम संग में खत्म करना सेम पॉइंट पे। बिल्कुल वैसा ही है कि रेस में हराने के बजाय हमने उतने मीटर की स्टार्ट दे दी, तो ये भी सेम लॉजिक से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं कि ये ए है, ये बी है, सी है, ए बी को इतने से हरा रहा है तो उसका गैप करके लिख दो, बी सी को इतने से हरा रहा है उसका लिख दो, और फिर रेशो निकालो, जैसे अभी अपन रेसेस के किए लीनियर रेसेस के, बिल्कुल वैसे ही इसके क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन साथ में करते हैं एक तो फटाफट समझ में आ जाएगा। ये देखो, इन अ गेम ऑफ बिलियर्ड्स P can give Q a start of 12 points in 60 points game. P Q को 60 पॉइंट में से 12 पॉइंट दे सकता है, मतलब 12 पॉइंट से हराता है, तो P 60 तो Q 48। P can give Q, P Q को दे रहा है, मतलब P जीत रहा है, Q हार रहा है। और क्या लिखा है, he can give R a start of 10 points in 90 points। अब P और R का दिया है, मतलब ही लिखा है तो P की ही बात हो रही है, P Q को भी हरा रहा है और P R को भी हरा रहा है, पर P और R का गेम जो है 90 पॉइंट्स का है, तो P जब 90 बनाता है तब R कितने बनाता है, 10 पॉइंट कम यानी कि 80 बनाता है, ठीक है। तो अब हमें P Q का डेटा दिया है और P R का डेटा दिया है, हमें पूछा है ऑब्वियसली Q और R का जाएगा, दो रिलेशन दिए हैं, तीसरे का ही पूछा जाएगा। पूछा है R Q को कितने पॉइंट देगा 70 के गेम में, तो पहले तो स्केलिंग करके एक लेवल पे लाना पड़ेगा, इनको एक लेवल पे लेके आना जरूरी है। तो अपन कैसे कर लें, देखो ये 9 और 8, मतलब 9:8 बना लें इसको P और R को, और ये अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 5:4, 12 से काट दिया, ठीक है। अब हम स्केलिंग जब करते हैं ना तो बीच में दोनों वाला रखते हैं हमेशा, अपने को पता ही अपन A B C रखते हैं तो ये दोनों वैल्यूज होती हैं और ये दोनों होती हैं, बीच में ये कॉमन वाला होता है, तो यहाँ पर P कॉमन वाला है, तो अपन P को बीच में ले लेते हैं, Q को साइड में कर देते हैं, इधर Q, इधर P और इधर R,
ये अपने को सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए करना है, बाकी आप अदरवाइज भी कर सकते हो। तो P के जब P 5 बना रहा है तब Q 4 है ना, 60 और 48, 5:4 उल्टा कर दिया है PQ की पोजीशन को। और जब P 90 तो Q 80, ऐसा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर जो दिया हुआ था, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, 4 9 36, 5 8 40। ठीक है, तो अभी देखो R Q को हरा रहा है, R Q को हरा रहा है 4 पॉइंट से। कितने के गेम में, 40 के गेम में। यही पूछा है कि R Q को कितने से हराएगा, 70 के गेम में। भाई 40 के गेम में 4 से हरा रहा है, तो 70 के गेम में कितने से हराएगा, ऑब्वियसली 7 से। 40 में 4 से हराएगा, 40 को 70 बनाया, 40 को 70 बनाया तो 4 को 7 बनाओगे। तो 40 के गेम में 4 से हरा रहा है, 70 के गेम में 7 से हराएगा, 10% से हरा रहा है। उधर 36 तो इधर यहाँ 63 आ जाएगा। समझ पाए सब लोग? लॉजिक वही है सेम, लीनियर रेसेस वाला है ना, रेशो से ही कर रहे हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। अंजू, बेला और चिंकी, एबीसी ही है, उनके नाम दे दिए, अंजू, बेला, चिंकी। अंजू बेला को 24 पॉइंट से हराती है, अंजू चिंकी को 32 पॉइंट से हराती है, और बेला चिंकी को 10 पॉइंट से हराती है। हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम? तो गेम कितने पॉइंट का था? अब की बार आपको तीनों रिलेशन दिए हैं, ए और बी का रिलेशन, बी और सी का रिलेशन, और ए और सी का रिलेशन। तीनों रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, और पूछा है गेम कितने पॉइंट का है। तो आप मान लो गेम x पॉइंट्स का है। ठीक है, तो ए जब x बनाती है तो बी x - 24। अंजू बेला को 24 पॉइंट से हरा रही है, यानी ए x तो बी x - 24। अंजू चिंकी को 32 पॉइंट से हरा रही है, यानी कि x - 32। गेम x पॉइंट का है, x x - 24 और x x - 32। और बेला और चिंकी जब खेल रहे हैं तो बेला x पॉइंट बनाती है तो चिंकी x - 10 पॉइंट्स बनाती है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, x। हम सब जानते हैं ये रेशो और ये रेशो दोनों इक्वल है ना, जो b की दोनों चीजों का रेशो और c की दोनों चीजों का रेशो सेम ही रहेगा, रेशो तो सेम ही रहने वाला है, वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे पहली वाली दोनों चीजों का डिफरेंस 8 है और नीचे वाली दोनों चीजों का डिफरेंस 10 है, तो मैं लिख सकता, वो भी रेशो सेम ही आएगा, 8/10। ठीक है, तो x - 24/x मस्ट बी इक्वल टू 8/10। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं अपन फटाफट से। ये 4/5, तो x - 120 इज इक्वल टू 5x - 120 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू आ गया 120 पॉइंट्स। टोटल गेम जो है 120 पॉइंट्स का रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी से आपके लिए हैं 3 क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस और तीनों के ऑप्शंस साथ में दिए हुए हैं। फटाफट से तीनों के आंसर्स निकालेंगे और चैट बॉक्स में तीनों करेक्ट ऑप्शंस कॉमा से सेपरेट करते हुए मुझे लिखकर भेजेंगे। फटाफट से फिर क्लास कंप्लीट करते हैं आज की। जल्दी से भेजें सब लोग। तो भाई 10th क्वेश्चन कैसे करना है, 100 पॉइंट्स के गेम में A कैन गिव B 20 एंड C 28। ठीक है, तो 100 का गेम है, A B और C का अपन यहाँ पर रेशो बनाएंगे। 100 के गेम में A B को 20 देता है यानी कि B 80, और C को 28 देता है यानी कि C 72। ठीक है, तो जब B 80 बनाता है तब C 72 बनाता है, तब A 100 बनाता है। ठीक है, मतलब 80 के गेम में B C को कितने पॉइंट्स दे रहा है, 8 पॉइंट्स। 80 के गेम में 8 पॉइंट्स, तो 100 के गेम में B C को कितने पॉइंट्स देगा? तो भाई 80 से 100 कर रहे हैं तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 10। 80:100 विल बी इक्वल टू 8:10। तो 80 के गेम में अगर 8 पॉइंट देगा, 50 के गेम में 5 देगा, 100 के गेम में 10 देगा, एंड सो ऑन। सो आंसर इज ए। B will give C 10 points in a game of 100 points। 200 के गेम में 20 देगा, ठीक है, 800 के गेम में 80 देगा, एंड सो ऑन। 80 में 8 दे रहा है तो 10% दे रहा है ना, रेशो से ही करना है और कुछ भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन अपना गेम पॉइंट निकालने वाला है, तो फटाफट से कैसे करना है, A B C। A अगर x पॉइंट बना रहा है तो B x - 20 और C x - 32।
और बी और सी जब गेम खेल रहे हैं तो बी बना रहा है x और सी बना रहा है x -15। जरा सा स्क्रीन वापस आने में टाइम लगेगा कुछ सेकेंड्स एंड देन वील कंटिन्यू। तो बी जब x पॉइंट का गेम खेलेगा सी के साथ तो सी कितना है x माइनस बी कैन गिव सी 15, राइट। ठीक है, इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सारे गेम्स x पॉइंट्स के हो रहे हैं। ए और बी का गेम x पॉइंट का हो रहा है, ए x बना रहा है। ए और सी का गेम x पॉइंट का हो रहा है, ए x बना रहा है। और बी और सी का गेम भी x पॉइंट का हो रहा है, बी x बना रहा है। जीतने वाला होता है वो पूरे पॉइंट्स बनाता है, हारने वाला कुछ पॉइंट से हार जाता है। तो रिलेशन क्या होगा, x -20 अपॉन x, ये b1 और b के दोनों चीजों का रेशो, एंड विल बी इक्वल टू बी सी को कितने दे रहा था, x -20 में 12 दे रहा था, और इधर x में कितने दे रहा है, 15 दे रहा है। सो दैट शुड बी इक्वल टू 12 अपॉन 15। सॉल्व कर लो, x इक्वल टू सॉल्व करके 100 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस आंसर हैज टू बी फाउंड। जल्दी से फटाफट से लास्ट क्वेश्चन। बिलियर्ड्स के गेम में ए बी को 6 पॉइंट देता है 50 में, तो ये रहा ए, ये रहा बी। 6 पॉइंट 50 में यानी कि ये 50, तो बी 54। और सी को देता है 13 इन 65, तो ये 65 और ये 13, और 30 नहीं सॉरी 52, क्योंकि 13 पॉइंट से तो हराता है, देता है। ठीक है ना, तो ए बी को 50 के गेम में 6 से हरा रहा है और ए सी को 65 के गेम में 13 से हरा रहा है। तो बी सी को कितने से हराएगा, अभी बी और सी का रिलेशन निकालना बाकी है, उनका रेशो हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैसे करना है भाई, अपन एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 5 जा और 4 जा हो गया, 13 5 जा 13 4 जा। ठीक है, अब अगर 5 को 50 बनाएंगे तो 4 को कितना बनाएंगे, if 5 is equal to 50 10 टाइम्स हो रहा है तो 4 will be 40। तो ये एक स्केल पे आ गए ए और सी, ये रिलेशन बन गया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ए बी सी का हमें पूरा रिलेशन क्या मिल गया है, ए जब 50 बना रहा है तो सी बी 44 बना रहा है और सी 40 बना रहा है। अभी बी सी को कितने दे रहा है, बी सी को दे रहा है 44 के गेम में 4, 44 के गेम में 4 पॉइंट से हरा रहा है, तो 55 के गेम में कितने से हराएगा। बी 44 में 4 से हरा रहा है तो 55 में ऑब्वियसली 5 से हराएगा। रेशो निकाल लोगे, 44 अपॉन 55 इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या, सो ऑब्वियसली 55 के गेम में 5 पॉइंट से हराएगा। सो आंसर इज सी, दैट इज 5 पॉइंट्स। क्या सभी लोग क्लियर हैं या किसी को कोई डाउट है? ये लास्ट क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट था, तो अब क्लियर हो गया है सभी का, या किसी को कुछ पूछना है? ओके, किसी ने पूछा 10th नहीं आया, वापस देख लेते हैं फटाफट से। 10th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो ना, ए बी को 20 से हरा रहा है और ए ही सी को 28 से हरा रहा है। तो हमने क्या लिखा है रेशो, ए और 100 के गेम में है ना, तो 100 20 कम यानी कि 80 और 28 कम यानी कि 72। तो बी और सी का रिलेशन क्या बन रहा है, 80 और 72, करेक्ट। तो 100 और क्या बनेगा, ऑब्वियसली 100 और 90 बनेगा। रेशो निकाल लो आप, 80 अपॉन 100 तो यहाँ पे 72 अपॉन 90 आ जाएगा। या तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 में 8 से हरा रहा है बी सी को, 80 जब बी बना रहा है तो सी 72 बना रहा है, मतलब 80 में 8 से हरा रहा है, तो 100 में कितने से हराएगा, तो 80 में 8 से, तो 100 में 10 से। 80 में से 8 तो 100 में से 10, सेम रेशो, 80 बाय 100 इज इक्वल टू 8 बाय क्या, so this should be 10 obviously। रितिका क्लियर हुआ? ऑल राइट, एनी अदर डाउट किसी को? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आप सभी लोगों के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, रेसेस के क्वेश्चंस, गेम्स के सब हो गए हैं। तो आपको अपने जो बुक है कॉन्सेप्ट बुक कैम्पेज की, उसका यूनिट नंबर 9 और 10 कंप्लीट कर लेना। 9 तो पहले ही हो गया था, अगर नहीं किया हो तो वो कंप्लीट करें, और 10 नंबर भी कंप्लीट करना है। वील मीट नेक्स्ट वीक नाउ। थैंक यू एंड गुड डे। हाँ जी।